हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की एक काफ़ी चर्चित किताब द 48 लॉज ऑफ पावर, मतलब शक्ति के 48 नियम। जी हाँ। ये किताब सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है ना? ये तो शक्ति, रणनीति और इंसानी बर्ताव को समझने का एक तरीका है। बिल्कुल। और ग्रीन ने इसे इतिहास के पन्नों से निकाला है। हाँ, तो पहला नियम, अपने मालिक से कभी आगे न बढ़े। ये सुनते ही लगता है कि भाई अपनी काबिलियत छुपानी है क्या? छुपाना शायद सही शब्द नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि जो आपके सीनियर्स हैं ना, उन्हें सेफ फील कराना जरूरी है। सेफ फील कराना मतलब अगर उन्हें आपसे खतरा महसूस हुआ, इनसिक्योरिटी हुई, भले आप कितने लायक हों, वो आपके रास्ते में आ सकते हैं। ओहो, तो मतलब अपनी चमक थोड़ी धीमी रखनी है। ओके। और दूसरा नियम, वो तो और भी बिनो चौंकाने वाला है। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करें। हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है। ग्रीन का मानना है कि दोस्ती में ना वो ईर्ष्या आ सकती है, भावनाएं होती हैं। अच्छा। और इनसे धोखा मिल सकता है, जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने अपनी तरफ कर लिया, वो शायद ज्यादा वफादार साबित हो। उसे कुछ प्रूफ करना होता है ना। काफी प्रैक्टिकल नजरिया है ये तो, रिश्तों को लेकर भी। बिल्कुल, उपयोगिता पर ज्यादा जोर है। और इसी लाइन पे तीसरा नियम है, अपने इरादे छुपाएं। मतलब किसी को पता न चले कि आप क्या करने वाले हैं। हाँ, ये स्ट्रैटेजी है। अगर आपके इरादे जाहिर नहीं होंगे, तो कोई आपके खिलाफ पहले से तैयारी नहीं कर पाएगा। आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। एग्जैक्टली। ये पहले कुछ नियम इसी पर हैं। आपकी इमेज, आपकी रणनीति और थोड़ी गोपनीयता। गोपनीयता की बात आई तो नियम 4 कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। मतलब चुप रहने में शक्ति है। हाँ, बिल्कुल। जब आप कम बोलते हैं ना, तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। अच्छा। इससे एक रहस्य बनता है। आप ज्यादा गंभीर, ज्यादा कंट्रोल में लगते हैं, ज्यादा शक्तिशाली दिखते हैं। ये दिलचस्प है। और 5वां नियम भी इसी से जुड़ा लगता है, प्रतिष्ठा जान से प्यारी। रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। बिल्कुल। आपकी साख, आपकी इमेज, यही तो है आपकी पूंजी। इसे बनाना, बचाना और जरूरत पड़े तो दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ग्रीन के हिसाब से ये सब पावर गेम का हिस्सा है। लेकिन फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नियम 6 कहता है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। एक तरफ कह रहे हैं कम बोलो, रहस्यमयी बनो, दूसरी तरफ ध्यान खींचो। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर यहाँ कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब गुमनामी में नहीं खोना है। अच्छा। कभी चुप रहकर ध्यान खींचा जाता है, कभी कुछ बड़ा करके। पॉइंट ये है कि लोग आपको इग्नोर न कर पाएं, दिखने चाहिए आप। विजिबिलिटी जरूरी है शक्ति के लिए। समझ गया। तो मतलब संतुलन साधना है। अब 7वां नियम, दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। ये तो मतलब सीधी बेईमानी नहीं लग रही। देखिए, ग्रीन इसे लीडरशिप के नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो दूसरों की मेहनत, उनकी अकल का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए है? हाँ, अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए, अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए। यहाँ नैतिकता से ज्यादा प्रभाव पर फोकस है। हम्म। और 8वां नियम, लोगों को अपनी ओर खींचें, चारा डालें। मतलब पहल सामने वाले वो करने दें, किसी के पीछे ना भागें। बिल्कुल। जब लोग आपके पास आते हैं ना, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप शर्तें तय करते हैं। ऐसा माहौल बनाएं कि लोग खुद आए आपकी तरफ। ठीक है। और 9वां नियम फिर से एक्शन पर है, तर्कों से नहीं कामों से जीतें। बहस बेकार है। हाँ, ग्रीन कहते हैं कि बहस से अक्सर कड़वाहट बढ़ती है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। सही बात है। इससे अच्छा है कि आप कुछ करके दिखाएं। आपके नतीजे, आपके एक्शंस वो खुद बोलेंगे, उनका असर ज्यादा होता है। अनुभूति ना दिखाएं। ग्रीन का तर्क है कि दुख, दुर्भाग्य, नेगेटिविटी, ये सब संक्रामक हो सकती हैं, मतलब फैल सकती हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे लोगों की संगत आपकी अपनी एनर्जी, आपका मनोबल, यहाँ तक कि आपकी किस्मत पर भी असर डाल सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहें। नियम 11, लोगों को खुद पर निर्भर बनाना सीखें। हाँ, ये काफी बुनियादी बात है ग्रीन के हिसाब से। मतलब जब लोग अपनी जरूरतों के लिए आप पर डिपेंडेंट होते हैं, आप पर टिके होते हैं, तो आपको उन पर कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, एक तरह का नियंत्रण शक्ति का ये एक सीधा साधा रूप है। लेकिन फिर अगला नियम, नियम 12, कहता है कि चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा? ईमानदारी, पर वो भी चुनिंदा। बिल्कुल।
यही थोड़ा पेंच है। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ईमानदार रहें, नहीं। अच्छा। ये एक यूं समझिए एक चाल है, कभी कभी ईमानदारी दिखाकर या कोई छोटा मोटा तोहफा देकर सामने वाले का भरोसा जीतना। ताकि बाद में उसका फायदा उठाया जा सके। हाँ बिल्कुल, विश्वास बनाने का एक तरीका, भले ही वो सिर्फ दिखावे का हो। और नियम 13 भी कुछ ऐसा ही है। मदद मांगते वक्त लोगों के स्वार्थ की सोचें, उनकी दया की नहीं। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है ना? हाँ, क्योंकि अक्सर लोग अपने मतलब से ज्यादा जुड़े होते हैं। ग्रीन यही कहते हैं कि दूसरों की कमजोरियों, उनकी इच्छाओं को समझो और इस्तेमाल करो। इसी से शायद नियम 19 जुड़ा है, जाने कि आप किसके साथ उलझ रहे हैं। सही पकड़ा। हर किसी पर एक ही दांव नहीं चलता, और गलत आदमी से पंगा लेना वो भारी पड़ सकता है। आपको जानना होगा कि सामने वाला कौन है। लेकिन कुछ नियम तो मतलब काफी सख्त लगते हैं, जैसे नियम 14 दोस्त बनकर जासूसी करना, या फिर नियम 15 दुश्मन को पूरी तरह कुचल देना। ये आज के टाइम में हाँ, ये नियम बेशक विवादास्पद हैं। नियम 15 के पीछे ग्रीन का तर्क ये है कि अगर दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो बाद में बदला लेने के लिए और खतरनाक हो सकता है। वो इतिहास से मिसालें देते हैं। और जासूसी वाला नियम 14? ग्रीन के लिए जानकारी ही शक्ति है, और इसे चुपचाप मतलब बिना बताए हासिल करना अक्सर जरूरी होता है। ये नैतिकता की बात नहीं करते, ये सिर्फ असर की बात करते हैं। ये दिलचस्प है। एक तरफ नियम 16 कहता है कि सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें, मतलब कम दिखो तो इज्जत बढ़ेगी। हाँ, दूरी बनाना। और दूसरी तरफ नियम 18 है कि अलगाव से बचो, मतलब अकेले मत पड़ो। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? नहीं लग सकता है, हाँ, पर इसमें बारीकी है। नियम 16 है एक सोची समझी दूरी, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जबकि नियम 18 उस अकेलेपन के खिलाफ है जहां आप दुनिया से कट जाते हैं, जानकारी रुक जाती है, आप कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, एक में कंट्रोल है, दूसरे में बेबसी, समझा। और वो नियम 17 अप्रत्याशित बने रहना, मतलब लोगों को अंदाजा न लगने देना। हाँ, ये भी कंट्रोल का एक तरीका है। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो वो हमेशा एक तरह से डिफेंसिव रहेंगे, परेशान रहेंगे। पहल आपके हाथ में रहेगी। और आखिर में नियम 20 किसी के प्रति पूरी तरह कमिटेड ना हो, किसी एक तरफ मत झुको, ये आजादी बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल, आजादी और लचीलापन। ग्रीन मानते हैं कि किसी एक पक्ष से पूरी तरह जुड़ जाने से आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं। आजाद रहकर आप मौके का फायदा उठा सकते हैं, आपको मोलभाव करने की ज्यादा ताकत मिलती है। तो अगर हम इन सारे नियमों को, मतलब 11 से 20 को एक साथ देखें, तो ग्रीन के हिसाब से ये शक्ति पाने और बनाए रखने की कुछ टाइमलेस रणनीतियां हैं। यहां सिर्फ नियम जानना जरूरी नहीं, ये समझना अहम है कि ये काम क्यों करती हैं साइकोलॉजिकली। जैसे वो निर्भरता बनाना हो, या सोच समझकर ईमानदारी दिखाना। हाँ, या ये जानना कि सामने वाला कौन है। ये सब शक्ति के संतुलन को वो अपने हक में करने के तरीके हैं। और अगर इसे हम बड़ी पिक्चर में देखें, तो ये नियम हमें इंसानी बर्ताव, उनकी इच्छाओं की गहरी समझ देते हैं, खासकर जब पावर दांव पर हो। ये दिखाते हैं कि लोग कैसे सामाजिक दांवपेच खेलते हैं। जैसे वो नियम 19 कि जाने किसके साथ डील कर रहे हैं, और नियम 20 कि किसी से बंधे नहीं। ये अपनी आजादी और फायदा बनाए रखने के तरीके हुए। बिल्कुल, स्वतंत्रता और लाभ। आज हम खास तौर पर नियम 21 से 30 पर ध्यान देंगे। ये थोड़े धोखे, योजना, इन सब से जुड़े हैं। हाँ, काफी दिलचस्प नियम है। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं नियम 21 से। किसी मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख बनो। हाँ, मतलब खुद को असलियत से कमजोर या कम होशियार दिखाना, ताकि सामने वाला यूं कहे कि आपको हल्के में ले ले। हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव है। अच्छा, जी। जैसे? देखिए, जब आप कम खतरा लगते हैं तो सामने वाला लापरवाह हो जाता है। हाँ हाँ, वो शायद अपनी पूरी ताकत या ध्यान नहीं लगाता, और ये सोच ही उन्हें कमजोर कर देती है। और इसी से जुड़ा है नियम 22, समर्पण की रणनीति का उपयोग करें। बिल्कुल, मतलब आज हार मान लो ताकि कल जीत सको। हाँ, तो ये असल में हार नहीं है, ये बस एक रणनीति है। हाँ बिल्कुल, ये तात्कालिक अहंकार को छोड़कर दूर का फायदा देखने जैसा है। समझ गया। कभी कभी झुकना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तब नियम 23 काम आता है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। यानी फोकस, अपनी सारी ऊर्जा एक जगह लगाना। जी, बिखराव से बचना, अपनी पूरी ताकत एक ही मजबूत बिंदु पर लगाना। ये तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ फोकस करना ही काफी है क्या? शायद नहीं,
क्योंकि नियम 28 कहता है साहस के साथ कार्यवाही करें। सही कहा। हिचकिचाहट नुकसान करती है, जबकि आत्मविश्वास वो शायद डराता है। हाँ बिल्कुल। केंद्रित शक्ति मतलब नियम 23 और साहसिक कदम यानी नियम 28 ये मिलकर बहुत असर डालते हैं। साहस भले ही कभी-कभी सिर्फ दिखाना पड़े, वो शक्ति और निश्चय का एक आभास देता है और इससे विरोधी पीछे हट सकते हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ साहस ही काफी नहीं। यहीं पर नियम 29 आता है, अंत तक पूरी योजना बनाएं। ओह, ये जरूरी है। मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं, आगे क्या हो सकता है सब सोचना। हाँ, कई बार लोग अच्छी शुरुआत तो करते हैं पर दूर की नहीं सोचते और फिर फंस जाते हैं। बिल्कुल। अब जरा छवि और दिखावे वाले नियमों पर आते हैं, जैसे नियम 25, खुद को फिर से बनाएं। ये क्या है? मतलब अपनी पहचान बदलना? एक तरह से हाँ, अपनी एक खास पहचान या छवि बनाना। ये परसेप्शन मैनेजमेंट है। धारणा प्रबंधन, दुनिया आपको कैसे देखे ये तय करना। जी, और इसी से जुड़ा है नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। सहज दिखाएं मतलब? मतलब अपनी मेहनत या चालाकी को छुपाना, ऐसा दिखाना कि सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया, बिना किसी खास कोशिश के। लेकिन क्यों? मेहनत छिपाने से क्या मिलेगा? देखिए, जब कोई चीज बहुत आसानी से हासिल की हुई लगती है ना, हाँ, तो वो ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा कमाल की लगती है, एक रहस्य सा बन जाता है। अच्छा, जैसे कोई जादू हो। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे आपकी प्रतिभा का, आपकी शक्ति का एहसास और गहरा होता है। ये भी धारणा प्रबंधन का ही हिस्सा है। तो ये सारे नियम दिखाते हैं कि शक्ति का खेल सिर्फ ताकत का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ, योजना, मनोविज्ञान और हाँ, दिखावा, ये सब मायने रखता है। तो अगर हम इन 10 नियमों को देखें 21 से 30 तक, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, मुख्य विषय है रणनीतिक धोखा, सोच समझकर कदम उठाना, अपनी छवि यानी परसेप्शन को संभालना, लंबी योजना बनाना और लोगों की सोच पर असर डालना। हाँ बिल्कुल। ये नियम हमें दिखाते हैं कि समाज में और शक्ति के खेल में जो जटिलताएं हैं, उनमें कैसे राह निकालनी है। ये वो अनकहे नियम है जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो मतलब इन्हें जानना जरूरी है, चाहे इस्तेमाल करें या ना करें। जी हाँ, समझना जरूरी है कि ये सब कैसे काम करता है, ताकि आप या तो इनका इस्तेमाल कर सकें या इनसे अपना बचाव कर सकें, या कम से कम पहचान सकें जब दूसरे इन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। ये शक्ति की कार्यप्रणाली को समझने का एक नजरिया है। जरूरी नहीं कि हम इन तरीकों से सहमत हो या इन्हें अपनाएं। बिल्कुल। नियम 31 से 40 पर ध्यान देंगे। हाँ, ये 10 नियम ये प्रभाव डालने, इन्फ्लुएंस करने की रणनीतियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और कभी-कभी ये रणनीतियां थोड़ी पेचीदा भी लग सकती हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या है। तो शुरुआत करते हैं नियम 31 से। ये कहता है विकल्पों को नियंत्रित करें, मतलब दूसरों को चुनने दें पर ऑप्शंस वही दें जो आपके हक में हो। हाँ, ये सुनने में चालाकी लगती है, पर इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। अच्छा? हाँ, कैसा मनोविज्ञान? देखिए, जब लोगों को लगता है कि फैसला उनका अपना है, चाहे उनके पास चुनने के लिए बहुत कम ही क्यों ना हो, तो वो ज्यादा आसानी से मान जाते हैं। रोल उनके पास है, जबकि असल में आप उन्हें अपनी मर्जी की दिशा में ले जा रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सब धारणा का खेल है, परसेप्शन का। और इसी से मिलता जुलता लगता है नियम 34, अपने तरीके से शाही बने। हाँ, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। राजा जैसा व्यवहार करें ताकि लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करें। पर क्या ये सिर्फ दिखावा है? मतलब बस एक्टिंग करना? नहीं, सिर्फ एक्टिंग नहीं। हाँ, प्रस्तुति इसमें अहम है, पर यह आत्मविश्वास की बात भी करता है। ओके। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं, इससे तय होता है कि दूसरे आपको कैसे देखेंगे। अगर आप सम्मानजनक तरीके से एक अथॉरिटी के साथ पेश आते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे। पर हाँ, इसमें खतरा भी है। क्या खतरा? कि अगर ये बनावटी लगे तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो वो संतुलन साधना जरूरी है। सही कहा, संतुलन। और एक और नियम है जो इसी संतुलन की बात करता है, बाहरी बर्ताव और अंदरूनी सोच के बीच। नियम 38, सोचें जैसे आप चाहें लेकिन व्यवहार दूसरों की तरह करें। हाँ, ये वाला नियम कई लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब अपने असली विचार छुपा लो। अजीब लग सकता है, पर किताब के हिसाब से ये एक तरह की सामाजिक रणनीति है, सर्वाइवल की। कैसे? देखिए, अगर आपके विचार बिल्कुल ही अलग हैं सबसे, तो हर समय उन्हें जाहिर करने से आप शायद बेवजह के दुश्मन बना लें या अलग थलग पड़ जाएं। ये तो है। तो ये नियम कहता है कि बाहरी तौर पर आप समूह के साथ मिलजुल कर रहें, उनके जैसा बर्ताव करें, भले ही अंदर आप कुछ भी सोचते हो।
तो ये अपने असली इरादों को छुपाने का एक तरीका भी हुआ। बिल्कुल। और ये नियम 32 से भी जुड़ता है। लोगों की कल्पनाओं से खेलें। मतलब आप असल में क्या हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या दिखते हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, तो ये बाहरी दिखावे और मनोवैज्ञानिक चालों से थोड़ा हटकर है। नियम 40, मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। डिस्पाइज द फ्री लंच, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये काफी गहरा नियम है। बात यह है कि मुफ्त की चीजें वो अक्सर मुफ्त नहीं होती। मतलब? उनके साथ अक्सर अनदेखे बंधन जुड़े होते हैं। एहसान का बोझ आ जाता है। अगर आप किसी का मुफ्त तोहफा या मदद लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके ऋणी हो जाते हैं। हाँ, सही है। और इससे आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता कम हो सकती है। तो ये नियम कहता है कि भाई अपनी आज़ादी बनाए रखनी है तो इन एहसानों से बचो, आत्मनिर्भर बनो। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने देखा कि इन 10 नियमों में बाहरी दिखावा है, जैसे नियम 34-38। हाँ, मनोवैज्ञानिक दांवपेच हैं, जैसे नियम 31-32। बिल्कुल। और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की बात भी है, नियम 40। और भी कुछ है इस रेंज में? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये 10 नियम काफी विविध हैं। जैसे नियम 33 है, हर इंसान की दुखती रग खोजें, मतलब उसकी कमजोरी पहचानें। ओहो। नियम 35 है टाइमिंग के बारे में, सही समय पर सही कदम उठाना, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। और नियम 39 वो भी बड़ा दिलचस्प है, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाएं। पानी में हलचल क्यों? मतलब कभी कभी माहौल में थोड़ी उथल पुथल मचाने से या गुस्सा दिलाने से आपके विरोधी बौखलाकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी असल रणनीति या कमजोरी पता चल जाती है। अच्छा। और नियम 37 भी है शायद, तमाशे बनाने वाला। हाँ। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स, आकर्षक तमाशे बनाएं। मतलब ध्यान खींचने के लिए कुछ बड़ा यादगार करें, सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर ये नियम 31 से 40 शक्ति और प्रभाव हासिल करने के लिए काफी रणनीतिक और हाँ, कभी-कभी जोड़-तोड़ वाले तरीके सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ध्यान खींचना है, दूसरों की सोच को दिशा देना है, अपनी आज़ादी बचानी है। और वो नियम 36 भी तो है, जिन चीजों को आप पा नहीं सकते उनका तिरस्कार करें ताकि आप कमजोर न दिखें। सही। तो ये सब तरीके हैं। अब सुनने वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो ये कि इन रणनीतियों को जानना जरूरी है। चाहे वो इन्हें इस्तेमाल करें या ना करें। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में शक्ति का खेल तो चलता ही रहता है। इन तरीकों को पहचानने से लोग खुद को बचा सकते हैं या कम से कम ये समझ सकते हैं कि उनके आसपास हो क्या रहा है। तो किताब का लक्ष्य यही है, शक्ति पाना, अपनी रक्षा करना या इसका शिकार होने से बचना। एग्जैक्टली। खास तौर पर हम आखिरी खंड पर ध्यान देंगे, मतलब नियम 41 से 48। ये निपुणता और जिसे कहते हैं अनुकूलता, अडेप्टेबिलिटी, उस पर है। हाँ। ग्रीन ने इतिहास, दर्शन और असल दुनिया की घटनाओं से उदाहरण लिए हैं, ये बताने के लिए कि शक्ति असल में काम कैसे करती है। तो आज हम देखेंगे कि इन आखिरी नियमों में क्या छिपा है। क्या ये सिर्फ रणनीतियां हैं या जीने का कोई तरीका? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। और देखिए, इन आखिरी नियमों की खास बात ये है कि ये सिर्फ मतलब ताकत पाने के नुस्खे नहीं हैं। ये उस ताकत को बनाए रखने और समय के साथ ढलने की कला के बारे में ज्यादा है, महारत हासिल करने जैसी बात है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं नियम 41 से। किसी महान व्यक्ति के नक्शे कदम पर चलने से बचें। इसका मतलब हुआ कि अपनी राह खुद बनाओ, किसी की छाया मत बनो। हाँ बिल्कुल, अपनी एक अलग पहचान बनाना। देखिए, किसी की नकल करने से आप शायद उनकी परछाई बन जाए, पर उनका कद हासिल करना मुश्किल है। सही बात है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है नियम 42, चरवाहे पर वार करो और भेड़ें बिखर जाएंगी। ये समूह मनोविज्ञान की बात है, लीडरशिप की कमजोरी पर चोट करना। अच्छा, मतलब अगर किसी ग्रुप को कमजोर करना हो तो उसके लीडर को टारगेट करो। हाँ, ये एक कारगर तरीका हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लीडर के हटते ही वो पूरा ढांचा ही बिखर गया। ये तो सीधी टक्कर वाली रणनीति लगती है। लेकिन फिर नियम 43 कुछ और कहता है, दूसरों के दिलो दिमाग पर काम करें। ये तो एकदम अलग दिशा है। हाँ, मतलब बल प्रयोग नहीं, बल्कि समझा बुझाकर या भरोसा जीत कर काम करना। सही। ग्रीन शायद ये बता रहे हैं कि सच्ची वफादारी वो जबरदस्ती से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। तो ये नियम थोड़े क्या कहते हैं, विरोधाभासी नहीं लगते? एक तरफ सीधी चोट, दूसरी तरफ दिल जीतना। लग सकते हैं, पर शायद ये शक्ति के अलग अलग चेहरे दिखा रहे हैं। कभी सीधी कार्रवाई चाहिए तो कभी मनोवैज्ञानिक दांवपेच। जैसे नियम 44 है,
मिरर इफेक्ट से निहत्था और क्रुद्ध करें। मिरर इफेक्ट ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। आप सामने वाले के एक्शन या व्यवहार की नकल करते हैं। इससे वो भ्रमित होते हैं, आप उनकी रणनीति समझते हैं और वो डिफेंसिव हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। अच्छा, मनोवैज्ञानिक खेल, समझ गई। अब नियम 45 पर आते हैं। बदलाव का प्रचार करें लेकिन सुधार धीरे धीरे करें। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। आजकल तो सब तेज बदलाव चाहते हैं। हाँ, लेकिन ग्रीन का तर्क है कि ज्यादातर लोग बड़े अचानक बदलावों से घबराते हैं, विरोध करते हैं। इससे अस्थिरता आती है। तो दिखावे में बदलाव की बात करें, पर असल सुधार धीरे धीरे करें, ताकि लोगों को आदत पड़ जाए और विरोध कम हो। बिल्कुल, स्थिरता बनाए रखने की रणनीति है ये। और शायद इसी से जुड़ा है नियम 46, कभी भी बहुत उत्तम न दिखें। ये तो बहुत अजीब है, हमें तो हमेशा बेस्ट दिखने को कहा जाता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, पर ग्रीन कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा काबिलियत दिखाना वो दूसरों में जलन और असुरक्षा पैदा कर सकता है। लोग आपको खतरा समझने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए? कभी कभी अपनी छोटी मोटी कमियां बताना या दूसरों को श्रेय देना ज्यादा सुरक्षित होता है, ईर्ष्या से बचने के लिए। दिलचस्प है। और फिर नियम 47, अपने लक्ष्य से आगे न बढ़ें। जीत में ये जानना कि कब रुकना है, मतलब सफलता के नशे में बह नहीं जाना है। अपनी हद जानना भी एक शक्ति है। बिल्कुल सही कहा। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से जहां लोग या साम्राज्य इसलिए तबाह हुए क्योंकि वो सही वक्त पर रुक नहीं पाए। और आखिर में नियम 48, निराकारता धारण करें, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये शायद इन सभी नियमों का सार है, निचोड़ है। निराकारता मतलब? पानी की तरह बनो, लचीले, अडेप्टेबल, जिसका कोई एक फिक्स्ड आकार न हो, जिसे दुश्मन पकड़ सके। जो चीज जितनी कठोर होती है उसके टूटने का खतरा उतना ही ज्यादा। सही बात है। दुनिया बदल रही है लगातार, और जो इस बदलाव के साथ खुद को ढाल ले वही टिकता है। ये अनुकूलन क्षमता, यही असली शक्ति है। तो इन सब नियमों का, खासकर इन आखिरी 8 का निचोड़ क्या निकलता है? ग्रीन हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं असल में? देखिए, निचोड़ ये है कि शक्ति एक बहुत जटिल खेल है। इसमें धारणाएं, समय की समझ, रिश्ते निभाना और सबसे जरूरी खुद पर नियंत्रण रखना, ये सब शामिल है। ग्रीन यहाँ कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बस उन रणनीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं जो इतिहास में शक्तिशाली लोगों ने इस्तेमाल की, चाहे वो नैतिक हो या ना हो। हाँ, ये शक्ति कैसे काम करती है उसका एक यथार्थवादी, शायद थोड़ा कठोर चित्रण है। और लंबे समय तक टिके रहने के लिए अनुकूलनशीलता जरूरी है। सफल होने के लिए शायद ऐसी रणनीतियों में माहिर होना पड़ता है जो हमें सहज ना लगे, जैसे धोखा, धैर्य रखना, सही वक्त का इंतजार करना, लोगों की भावनाओं को समझना और प्रभावित करना। हाँ, ये रणनीतियां असहज लग सकती हैं, पर ग्रीन के मुताबिक ये प्रभावी रही हैं। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम के अंतिम खंड से कुछ मुख्य विचार, निपुणता और अनुकूलता पर जोर देते हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो शक्ति के 48 नियम एक तरह की स्ट्रैटेजी गाइड है, ऐतिहासिक मिसालों से भरी हुई। हाँ, जो सत्ता का खेल समझने में मदद करती है। ये सही गलत का फैसला नहीं देती, बस ये दिखाती है कि दुनिया असल में चलती कैसे रही है। जी हाँ। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। किस तरह से? कि भाई इन रणनीतियों को जानना एक बात है, लेकिन कोई इनका इस्तेमाल कैसे करता है वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये तो है। क्या शक्ति की समझ के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है? ये सवाल हर पढ़ने वाले को खुद से पूछना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा मुद्दा उठाया आपने। तो ये थी हमारी चर्चा रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।